पिछली वीडियो में हमने ये देखा कि चौधरी एंड सन्स के लिए अगर हम ट्रक खरीदें तो उसको किताबों में कैसे लिखेंगे। अब इस ट्रक के खरीदने से हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट पर क्या फर्क पड़ता है, इस वीडियो में हम ये देखेंगे। फिलहाल ये हमारी बहुत सादा इनकम स्टेटमेंट है, क्योंकि असल में तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें अपनी किताबों में लिखनी होती हैं, लेकिन अभी के लिए हम इसी से अपना काम चलाएंगे। तो हम कहते हैं कि जब हमने चौधरी एंड सन्स का सफर शुरू किया, चौधरी साहब के पास सिर्फ 6 लाख रुपए थे, जिसे हमने ट्रक खरीदने के लिए इस्तेमाल कर लिया। कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम कहेंगे कि हमने सरमायादारी खर्चा या कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए 6 लाख रुपए खर्च किए। कुछ कारोबार इसको जमीन, कारखाना और सामान यानी प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट भी कहते हैं। तो हम ये 6 लाख यहां कैपिटल एक्सपेंडिचर में लिख देंगे और कुछ ही देर में हमें ये समझ में भी आने लगेगा। हमें बस ये बात याद रखनी है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट का काम किसी भी दौरानिए या ड्यूरेशन के शुरू और आखिर के कैश बैलेंस को उस ड्यूरेशन में होने वाले मुनाफे से मिलाना या रेकंसाइल करना है। अब कुछ देर हम इसी बारे में सोचते हैं। हमने पिछली वीडियो में जो मुनाफा निकाला था, यहां हम उसी मुनाफे को लेते हैं, यानी हमारा पहले साल का मुनाफा है 3 लाख रुपए। अभी के लिए हम ये कहेंगे कि हमारे काबिल अदायगी खाते यानी अकाउंट पेएबल्स और काबिल वसूल खाते यानी अकाउंट रिसीवेबल्स में पहले साल में कोई तब्दीली नहीं आई है, लेकिन इस साल में हमारे पास डेप्रिसिएशन का खर्चा है और हमें यह देखना है कि इस खर्चे का हमारे कैश फ्लो पर क्या फर्क पड़ता है। तो हम ये नंबर पहले लिख लेते हैं। ये हमारी डेप्रिसिएशन की वैल्यू है, इसे हम ट्रक डेप्रिसिएशन कहेंगे। ये ट्रक का मुकम्मल खर्चा नहीं है, बल्कि हम उसे 3 सालों में बांट कर लिख रहे हैं। इसलिए हम ट्रक के 6 लाख के खर्चे को 3 सालों में 2-2 लाख करके लिख देंगे। इस तरह हमारा हर साल का डेप्रिसिएशन का खर्चा 2 लाख रुपए होगा। और हम यहां ये देखने की कोशिश करेंगे कि कारोबारी सरगर्मियों से हमें कितना कैश सिर्फ किताब की हद तक मिला और कितना असल में मिला। और इसके लिए हम ये डेप्रिसिएशन की वैल्यू वापस मुनाफे में शामिल कर देंगे, जिसका मतलब हमारा कारोबारी कैश या कैश फ्रॉम ऑपरेशंस 5 लाख रुपए होगा। हो सकता है कि पहली नजर में ये बात कुछ समझ सी ना आए, लेकिन एक बार फिर से सोचते हैं। ये जो 2 लाख रुपए हम हर साल डेप्रिसिएशन का खर्चा लिख रहे हैं और ये दूसरे और तीसरे साल में ज्यादा दिखेगा कि ये जो हम 2 लाख रुपए का खर्चा अपने पास लिख रहे हैं, ये असल में कैश के तौर पर हमारे कारोबार से बाहर नहीं जा रहा। तो हम एक तरह से पिछले साल का खर्चा इस साल में लिख रहे हैं। इसीलिए कोई कैश हमारे कारोबार से दूसरे और तीसरे साल बाहर नहीं जा रहा और हमें कारोबारी या अमली कैश यानी कैश फ्रॉम ऑपरेशंस निकालने के लिए ये डेप्रिसिएशन का खर्चा अमली मुनाफे या ऑपरेटिंग प्रॉफिट में वापस शामिल करना होगा। अब एक दबी सी आवाज में आप कहते हैं, एक सेकंड, हमने 6 लाख रुपए पहले साल में ट्रक खरीदने के लिए भी तो खर्च किए हैं। और आपकी ये बात बिल्कुल ठीक है। ये 6 लाख रुपए हम यहां कैपिटल एक्सपेंडिचर में लिखेंगे, क्योंकि ये कैश हमने बुनियादी कारोबारी लेन देन में इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि ये तो कारोबार के एक असासे या एसेट में एक सरमाया है, यानी हमारी इन्वेस्टमेंट है। तो अब सारे कोने साथ आने लगे हैं। हमें अमली कैश यानी कैश फ्रॉम ऑपरेशंस 5 लाख रुपए मिला, क्योंकि हमारी आमदनी 10 लाख रुपए थी और हमारा साल का तनख्वाह वगैरह का खर्चा है 5 लाख रुपए। इस हिसाब से हमारा मुनाफा हुआ 5 लाख रुपए। डेप्रिसिएशन का खर्चा कैश खर्चा नहीं है, तो हमारे कारोबारी लेन देन से कैश के तौर पे हमें 5 लाख रुपए मिले। लेकिन पहले साल में हमारा सरमायादाराना खर्चा यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर जरूर हुआ है, और वो है ट्रक को खरीदने के लिए इस्तेमाल होने वाले 6 लाख रुपए।
इस हिसाब से हमारा पहले साल के आखिर में कैश बैलेंस क्या होना चाहिए? बिल्कुल ठीक पहचाना आपने। हमारा साल के शुरू में कैश बैलेंस था 6 लाख रुपए, जो कि चौधरी साहब का कारोबार में सरमाया था। इस 6 लाख में हम साल में मिलने वाला कैश फ्रॉम ऑपरेशंस, जो कि 5 लाख रुपए है, शामिल कर देंगे। ये हो जाएगा 11 लाख रुपए। लेकिन हमें इसमें से साल का कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो कि 6 लाख रुपए है, वो कम करना होगा। 11 लाख रुपए में से 6 लाख रुपए निकाल देंगे तो हमारे पास पीछे 5 लाख रुपए रह जाएंगे, और ये हमारा पहले साल का आखिर का कैश बैलेंस है। अब इस 5 लाख रुपए के साथ हम चलते हैं अगले दौरानिए या ड्यूरेशन, यानी दूसरे साल में। पहले साल के आखिर का कैश बैलेंस और अगले साल के शुरू का कैश बैलेंस एक ही होगा, यानी 5 लाख रुपए। दूसरे साल फिर हमारा मुनाफा 3 लाख रुपए है। इसमें हम डेप्रिसिएशन का खर्चा वापस शामिल कर देंगे, तो हमारा कैश फ्रॉम ऑपरेशंस आ जाएगा 5 लाख रुपए, पिछले साल के बराबर, जो कि ये बताता है कि हमारे ऑपरेशंस या कारोबारी लेन-देन बहुत अच्छे और मुस्तहकम यानी कंसिस्टेंट तरीके से चल रहे हैं। अब हमारा कैश फ्रॉम ऑपरेशंस तो दोनों साल एक ही आया, लेकिन दूसरे साल में हमारा कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं हुआ है, क्योंकि हम वही ट्रक इस्तेमाल कर रहे हैं जो पिछले साल खरीदा था। अब हमारा दूसरे साल के आखिर का कैश बैलेंस क्या होगा? हमारा दूसरे साल के शुरू में कैश बैलेंस था 5 लाख रुपए। इस साल ऑपरेशन से हमें और 5 लाख रुपए कैश मिला, और इस तरह हमारा साल के आखिर का कैश बैलेंस 10 लाख रुपए हो गया। मेरे ख्याल में अब मेरा एक लंबी आह भरना बिल्कुल बनता है। हाँ, मुझे लगता है कि अब हमें काफी अंदाजा हो गया है कि हम डेप्रिसिएशन के खर्चे को कैश फ्रॉम ऑपरेशंस निकालने के लिए मुनाफे में वापस शामिल क्यों करते हैं, और हमारा ऐसा करने से कैश फ्लो स्टेटमेंट पर क्या फर्क पड़ता है। अब मैं आपके साथ साथ चौधरी साहब को भी ये कह रहा हूं कि अगर डेप्रिसिएशन नाम की इस दिलचस्प पहेली को मेरे साथ मिलकर और समझना चाहते हैं तो आए हम अगली वीडियो में इसके साथ जरा और दो दो हाथ करते हैं।